अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ के नेता सुशील कुमार मोदी ने अभी उनका तुरंत बयान आया है कि लालू प्रसाद यादव जातीय जनगणना का श्रेय न लें। इसकी शुरुआत हम जब थे भाजपा के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा जब थी तभी इसकी शुरुआत पड़ चुकी थी। तो कहीं न कहीं मतलब कि भाजपा को भी अब लग रहा होगा कि जातीय जनगणना कराकर जो आंकड़ा पेश किए हैं उसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मिलेगा। कि समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करती आ रही है, कहीं न कहीं जो आंकड़ा आया है बिहार से निकलकर उस आंकड़े का प्रभाव उत्तर प्रदेश के भी मतलब कि राजनीतिक पार्टियों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी आंकड़ा निकल कर आया है वो चौंकाने वाले हैं। जिस ढंग से मतलब कि 63% का एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है, क्योंकि बीजेपी की भी शुरू से ही पॉलिसी रही है कि वो बड़े मतलब कि बल्क मात्रा में जो वोट बैंक होता है उसको टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े हिस्से में मतलब कि पिछड़े के समर्थन के साथ लगातार 2 बार से मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में एक तरह से क्लीन स्वीप वाली स्थिति पैदा की है। तो जो यहाँ के मतलब कि ओबीसी हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, उनके मन में भी तो ये भाव आएगा कि नहीं हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा है, इसको छिपाया जा रहा है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने इस बात को हमेशा से उठाया है तो कहीं न कहीं पिछड़े का वोट मतलब कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का एक खतरा हो गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब बैकफुट पर आएगी। इस बात को हमेशा से इग्नोर की है कि नहीं हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इससे आगे भी बढ़कर अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, इसको मतलब आर्थिक रूप से भी जनगणना का सर्वे किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बिहार का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा? देखिए भारत में जैसे ही चुनावी सरगर्मी तेजी पकड़ती है, चर्चा विकास के साथ धर्म और जाति पर भी होती है। ऐसे में जबकि लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने नट बोल्ट टाइट कर विकास की बातें शुरू कर दी हैं, अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं। ठीक उसी समय बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा पेश कर दिया है और इस समय लगभग पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आज खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर विश्वजीत कुमार, जो कि बिहार से संबंध रखते हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 के पहले बिहार ने जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा पेश किया है वो कहां तक प्रभावी होगा बिहार पर, और क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये मुद्दा बनेगा? स्वागत है विश्वजीत जी आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं पंकज की जातीय जनगणना की जो बात थी, लगभग कुछ वर्षों से बिहार में लगभग 9 दलों ने इस जातीय जनगणना के रिपोर्ट को समर्थन किया था या जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को सपोर्ट किया था। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर के पुनः एक बार सरकार बनाए और पुनः 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, तब से जातीय जनगणना की जो चर्चा थी वो जोरों पे थी और उनका सीधा यही कहना था कि जातीय जनगणना कराए बगैर जो है वो बिहार वासियों को या बिहार के लोगों को न्याय नहीं पहुंचाया जा सकता। सीधे तौर पे बता दें आपको कि 7 जनवरी 2023 को जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित होता है और उस दिन से पहले चरण का जातीय जनगणना शुरू होता है। बीच में कई अड़चनें आई, जैसे यह मामला जो था हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से इस मामले में क्लीन चिट दे दिया नीतीश गवर्नमेंट को। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने एक आंकड़ा पेश कर दिया। उस आंकड़े से यह तो जानकारी हो गई कि लगभग, जैसे कि बताया गया था इस जातीय जनगणना में, कि लगभग बिहार में 214 जातियां हैं और 214 जातियों की जनगणना जो थी वो संपन्न करा ली गई। किसकी कितनी संख्या है, किसका कितना परसेंटेज है, सभी यह जातीय जनगणना में क्लियर कर दिया गया है। इस पर देखिए विश्वजीत, हम कहना चाहेंगे कि राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ के नेता सुशील कुमार मोदी ने अभी उनका तुरंत बयान आया है कि लालू प्रसाद यादव जातीय जनगणना का श्रेय न लें। इसकी शुरुआत हम जब थे भाजपा के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा जब थी तभी इसकी शुरुआत पड़ चुकी थी। तो कहीं न कहीं मतलब कि
भाजपा को भी अब लग रहा होगा कि जातीय जनगणना कराकर जो आंकड़ा पेश किए हैं उसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मिलेगा। राजनीतिक रूप से इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से राजनेता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन यदि इस पे चर्चा किया जाए, जातीय जनगणना जैसे आपने बताया कि सुशील मोदी ने ऐसा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी जातीय जनगणना कराना, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए की ही सहयोगी पार्टी 2013 में बनी हुई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, जिसके सुप्रीमो थे उपेंद्र कुशवाहा। वो 2014 में मंत्री बने एनडीए गठबंधन की सरकार में। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा ने सहयोगी पार्टी होने के बाद भी जातीय जनगणना को लेकर कई बार आवाज़ बुलंद किया था, और कहीं ना कहीं यही मैटर था कि भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो गए थे। उनका सीधा आरोप था कि ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, इस जातीय जनगणना में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है इस जातीय जनगणना के बाद तो ओबीसी समुदाय खुश है। क्यों? भागीदारी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी आबादी अत्यधिक है और हमको आरक्षण के नाम पे मात्र 27% ही दिए जा रहे हैं, जबकि जातीय जनगणना के बाद यह साफ तौर पे स्पष्ट होकर आ गया, क्लियर हो गया कि अब 63% उनकी संख्या है। यदि पिछड़ा की बात की जाए, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को मिला करके देखा जाए तो जो आंकड़े आए हैं वो 63% उनका संख्या है। तो उस आधार पे उनको लगने लगा है कि जो हमें 27% आरक्षण मिलता था, ये 27% आरक्षण हमारी बढ़ा दी जाएगी। तो जहां सुशील मोदी के बयान का विषय था वो राजनीतिक बयान है। दूसरी तरफ यदि बात किया जाए राजनीतिक सरगर्मी की, तो ये जाहिर सी बात है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेक जगहों पे कार्यक्रम कर रहे थे, वहीं लोकसभा 2024 से ठीक पहले सीएम नीतीश ने यह जातीय जनगणना का आंकड़ा जो है पेश करके एक सियासी भूचाल ला दिया। अब सियासी भूचाल इसलिए ला दिया क्योंकि अन्य पार्टियां सोच रही थी कि हम अपने प्रत्याशियों का टिकट जो होगा वो फाइनल करेंगे, लेकिन जनगणना का जो रिपोर्ट आया है यह बहुत चौंकाने वाला आ गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो कुल जनसंख्या जो बताई गई है 13,07,25,310 है बिहार की जनगणना, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें से दिया हुआ है कि 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग है और 19% से ज़्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति है। तो उस आधार पर अब संख्या बढ़ी। लेटेस्ट में आप बयान सुने होंगे लालू यादव का। लालू यादव ने जैसे ही आंकड़ा पेश किया गया साफ तौर पे कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार ने भी कहा कि विधानसभा में यह प्रस्ताव रखने से पहले हम उन 9 दलों के साथ मीटिंग करेंगे, एक बैठक करेंगे जिसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि संख्या के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया जाए। तो एक सियासी भूचाल तो उत्पन्न हुआ ही है। ये तो बिहार की बात हो गई। इसी ढंग की एक मांग मतलब कि समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करती आ रही है। कहीं न कहीं जो आंकड़ा आया है बिहार से निकलकर, उस आंकड़े का प्रभाव उत्तर प्रदेश के भी मतलब कि राजनीतिक पार्टियों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी आंकड़ा निकल कर आया है वो चौंकाने वाले हैं। जिस ढंग से मतलब कि 63% का एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है, क्योंकि बीजेपी की भी शुरू से ही पॉलिसी रही है कि वो बड़े मतलब कि बल्क मात्रा में जो वोट बैंक होता है उसको टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े हिस्से में मतलब कि पिछड़े के समर्थन के साथ लगातार 2 बार से मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में एक तरह से क्लीन स्वीप वाली स्थिति पैदा की है। तो जो यहाँ के मतलब कि ओबीसी हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, उनके मन में भी तो ये भाव आएगा कि नहीं हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा है, इसको छिपाया जा रहा है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने इस बात को हमेशा से उठाया है, तो कहीं न कहीं पिछड़े का वोट मतलब कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का एक खतरा हो गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब बैकफुट पर आएगी। इस बात को हमेशा से इग्नोर की है कि नहीं हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इससे आगे भी बढ़कर अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, इसको मतलब आर्थिक रूप से भी इस जनगणना का सर्वे किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बिहार का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा? देखिए, बिहार
चूँकि सटा प्रदेश है और लगभग जब उत्तर भारत की राजनीति की बात होती है तो उत्तर भारत में बिहार और यूपी को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता बनाने को लेकर के। कहा जाता है कि बिहार और यूपी में आप अधिकांश से अधिक सीटें निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी केंद्र में सरकार बन जाती है। 120 सीट तो यहीं हो गई है। जी हाँ, 40 बिहार की सीटें और 80 यूपी की सीटें, 120 सीटें जो पा लेता है, माना जाता है कि वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाता है। ऐसा लगातार देखने को भी मिला है। अब जब ओबीसी की संख्या जो थी वो 63% के तौर पे जब बिहार में निकल के आई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो चीज़ें दबी हुई थी अब उसमें एक चिंगारी लग गई है। उस चिंगारी लगने के कारण वह आग का रूप धारण करेगी और कहीं ना कहीं 2024 में आने वाले समय में जब ओबीसी वोटर किसी को वोट करने जाएंगे तो इस फैक्टर को जरूर देखेंगे और वह भी चाहेंगे कि यहाँ भी जातिगत जनगणना हो, यहाँ भी हमारी संख्या जो है स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि 11 के बाद जनगणना रुकी हुई है। जी, तो वो यह भी चाहेंगे कि हमारी भी हिस्सेदारी यहाँ भी बढ़े, यूपी में भी बढ़े, हमें भी उसी आरक्षण के आधार पर, उसी जनगणना संख्या के आधार पर हमारी भागीदारी जो हो सत्ता में तय की जाए। तो नीतीश कुमार जो मतलब कि आंकड़ा पेश किए हैं बिहार सरकार के संदर्भ में, तो इसका तो मतलब कि तत्कालिक प्रभाव ये पड़ेगा कि टिकट वितरण में इसको ये लागू कर देंगे। लेकिन लंबे समय के लिए अगर हम बात किया जाए कि मतलब कि जिस ढंग से नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया गया है ओबीसी समुदाय को, क्या उनकी मांग नहीं होगी कि नहीं ये आरक्षण, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी हाल में आरक्षण 50% से नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में मतलब कि क्या मतलब कि एक आंदोलन की स्थिति नहीं बनती है? बिल्कुल, देखिए बनेगी, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक चली आ रही थी सारी चीज़ें, एक जो फिक्स आरक्षण का क्राइटेरिया बना दिया गया था उस आरक्षण के क्राइटेरिया के अनुसार ही सारी चीज़ें चल रही थी। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में ले लें या नौकरियों के क्षेत्र में ले लें, जो आरक्षण निर्धारित था उसी आरक्षण के हिसाब से लोग संतुष्ट थे और उसी आरक्षण के हिसाब से चल रहे थे। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जो चीज़ें एकदम दबी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा करके जो आंकड़े पेश कर दिए वो चिंगारी के रूप में शामिल हो गई और वही चिंगारी आग बन सकती है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जब आग बनेगी तो आग किस स्वरूप में बनेगी, जगह जगह आंदोलन होंगे। जैसे जातिगत आंकड़े में ही हम बात कर लें, लगातार यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो सवर्ण हैं। कहा जाता है कि सवर्ण बराबर भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में वोट करते हुए नजर आए हैं। अब यह मामला सीधे तौर पे यदि बिहार में बात किया जाए तो बिहार और यूपी में जब भी राजनीति होता है वो जाति के आधार पर ही होता है, धर्म के आधार पर ही होता है। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका अभ्युदय जाति के आधार पे ही हुआ है, धर्म के आधार पे ही हुआ है। तो उस आंकड़ों के हिसाब से यदि मैं आंकड़े की बात करूं तो जो बिहार सरकार की तरफ से विकास आयुक्त विवेक सिंह थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन आंकड़ों में बताया है सीधे तौर पे, वह मुख्य सचिव के प्रभार में भी वर्तमान में है। उन्होंने बताया कि बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52%, जिसमें से भूमिहार की आबादी 2.86% है, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3% और यादवों की आबादी 14% और राजपूत की आबादी 3.45%। अब इसमें से मैं सवर्णों की बात करूं, 3.45% राजपूत की आबादी है, ब्राह्मणों की आबादी यदि देखा जाए तो 3.66% है, उसमें भूमिहार शामिल हो गए 2.86 और श्रीवास्तव जो हैं उनकी आबादी जो है मतलब लगभग आधे % के बराबर श्रीवास्तव की आबादी है। तो कहीं ना कहीं यह वोट फैक्टर जो है किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए परफेक्ट नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबकी निगाहें या तो ओबीसी की तरफ जाएगी या SC ST की तरफ जाएगी, सब अब उसी वोट में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। अब इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका मतलब कि अभी तक आप मतलब कि आपका चूँकि बिहार से संबंध रहेगा, इसका तत्कालिक लाभ कौन लेता हुआ दिख रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम मतलब कि वहाँ साफ करने जा रहे हैं। देखिए वो तो चुनाव पे डिपेंड करता है कि जब इलेक्शन आएंगे और जनता वोट करेगी तो किसको करेगी, किसके कितनी सीटें आएंगे। लेकिन यदि जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो है आरजेडी और जेडीयू गठबंधन
की जो सरकार चल रही है उनको विशेष रूप से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लोगों का तो यही कहना है, जो अन्य प्लेटफॉर्मों से या अन्य जगहों से आवाज़ उठ के आ रही हैं बिहार से, वो यही है कि जातीय जनगणना के बाद हमारी हिस्सेदारी जो है अब बढ़ेगी, हमें लाभ प्राप्त होगा, हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा, जिसकी जितनी कम संख्या होगी उसको उस रूप में उतना ही। अभी भी आप देखिए, अगर जोड़िए तो मतलब कि लगभग 6 महीने का समय चुनाव में है, तो ऐसे में क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकती है, जिस बेस से वो चल रही थी, क्योंकि उनकी तैयारी हर पार्टियों से आगे शुरू से ही रही है, लेकिन अब जो अचानक जो ये आंकड़ा आया है, इस आंकड़े के बाद कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर जाकर अब नए सिरे से तैयारी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, बैकफुट पे जाने की बात तो हम नहीं कहेंगे कि बैकफुट पे जाके पुनः तैयारी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय राजनीति में उभर के सामने आई है। और देखा जाए, किसी भी पार्टी को मजबूत कौन करते हैं? कैडर करते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं उनके, और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। आप उसके किसी भी शाखा को, किसी भी विंग को उठा के देख सकते हैं, किसी एक विंग की जितनी संख्या होगी कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं उसमें 2-3 छोटी बड़ी पार्टियां जो होंगी क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इनका संगठन विस्तार तो है ही, लेकिन इसको जातिगत आधार पर अगर वही हम बताने जा रहे थे ना, वही बताने जा रहे थे कि बैकफुट पे, जो आपने कहा कि बैकफुट पे चली जाएगी, बैकफुट पे नहीं जाएगी। हाँ, उनकी रणनीति, हाँ, रणनीति बैकफुट पर जाएगी, जो भी जिस रणनीति से वो आगे बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब वो रणनीति उनकी बैकफुट पर जाएगी। वही चीज़ें हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जब उनके पास कार्यकर्ताओं की बाहुल्यता है, तो उनको प्रत्याशी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका मानना यह है कि हमारे कैडर में जो है हर जाति विशेष, हर धर्म के लोग शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से ही एक बढ़िया प्रत्याशी देख करके वो अलग अलग जगहों पे आरक्षण के हिसाब से ही तय कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या सोचता है वो अलग विषय है। वर्तमान के विषय पर यदि चर्चा करें तो कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं लाती है, तो बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यदि बात किया जाए यूपी में, तो यूपी में भी इस जातीय जनगणना का असर देखने को मिलेगा साफ तौर पे। यदि रणनीति में भारतीय जनता पार्टी बदलाव नहीं करती है तो निश्चित ही उनको नुकसान सहना पड़ेगा। धन्यवाद विश्वजीत, बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर अपने राय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। जुड़े रहिए आप हमसे और देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। धन्यवाद।